जय हिंद साथियों। ग्रुप डी के साइंस के प्रैक्टिस सेट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले जो है आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। यदि आपने 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसे जरूर देखिए। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज भी आपका 25 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला आपसे क्या पूछा गया है, पादपों में बेलामेन ऊतक का कार्य क्या होता है। पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में बेलामेन ऊतक का कार्य क्या होता है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है सुरक्षा करना, दूसरा है श्वसन करना, तीसरा है वायु से नमी का अवशोषण करना और चौथा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई अगर हम लोग बात करते हैं तो जो श्वसन होता है ये तो भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे अपना श्वसन करते हैं और भोजन बनाते हैं, ठीक है। अगर बेलामेन ऊतक की बात करें तो ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, पौधों की जड़ों से लेकर ये ऊपर तक फैले होते हैं। इनका काम होता है वायु से नमी का अवशोषण करना। क्या काम होता है, वायु से नमी का अवशोषण करना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। और भाई एक होता है फ्लोएम, होता है एक जाइलम होता है जिसके द्वारा पेड़ पौधों में पानी जड़ से लेकर के ऊपर तक पहुंचता है। तो पहले का याद रखिएगा कौन सा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में आपसे पूछा गया है कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन क्या है, तो भाई कोलाइडी विलयन की अगर बात करते हैं तो जिसमें भाई परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है, यानी कि एक आपका विलय और विलय की भांति कार्य करता है। तो अगर इनकी बात करते हैं जिनमें कणों की साइज लगभग एक से लेकर के, ठीक है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में कणों का आकार होता है। और अगर कणों की बात करें, कणों को अपकेंद्रीय तकनीकी द्वारा पृथक्कृत करते हैं, ठीक है। तो 2 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। जैसे दूध भी आपका एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 का हो जाएगा, दूध को पायस बोलते हैं, पायस, ठीक है, यानी कि जब द्रव द्रव में मिला होता है, जैसे दूध में पानी है, ठीक है, या पानी में दूध, द्रव में द्रव घुला होता है, उसको क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं, ठीक है। तो 2 का आपका हो जाएगा कौन सा, 4 वाला सही हो जाएगा। आज के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा आपसे पूछा गया बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सल्फर यानी कि यस, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एल रहेगा, ठीक है, एल्युमिनियम और लोहा Fe के गलनांक क्रमशः 113, 666 और 1535 हैं, ठीक है। और ये किस में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि एल्युमिनियम का, सल्फर का कितना दिया गया है 113 डिग्री सेल्सियस, एल्युमिनियम का दिया है 666 और आयरन का कितना दिया है 535 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 113 डिग्री सेल्सियस ताप पे सल्फर उबल जाएगा, 666 डिग्री सेल्सियस ताप पे एल्युमिनियम उबल जाएगा और 1535 डिग्री सेल्सियस ताप पे लोहा जो है उबल जाएगा। ये क्वेश्चन के अनुसार है। तो भाई सही कथन देखिए, कह रहा कि आयरन 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव है। जी हाँ, द्रव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर कह रहा है कि एल्युमिनियम और आयरन 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है। तो यहाँ पे अगर बात करें एल्युमिनियम का जो दिया है गलनांक, वो कितना दिया है, तो भाई 666 है। तो जब तक 666 डिग्री सेल्सियस एल्युमिनियम को नहीं दिया जाएगा तब तक वो ठोस अवस्था में ही रहेगा। और लोहे का तो 1535 है, तो जब तक उसको 1535 डिग्री सेल्सियस नहीं हिट किया जाएगा तब तक वो क्या रहेगा, ठोस रहेगा। यानी कि ये दूसरा वाला भी सही है। तीसरे की बात करते हैं, आयरन, सल्फर तथा एल्युमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस है। नहीं, यहाँ पे देखना आपका जो सल्फर है, सल्फर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस नहीं होगा, क्योंकि इसका गलनांक कितना है 113, 113 पर ये क्या होगा, पिघल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि सल्फर 200 पर ठोस है। नहीं, सल्फर कहाँ 200 पर ठोस होगा, जब 113 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक ही है। तो भाई आयरन और एल्युमिनियम जब दोनों है तो इसके अनुसार आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन 2 के साथ आप चले जाएंगे। 3 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो भाई प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। चलिए कौन सा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये भाई 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है।
और याद रखिएगा जून के महीने में ही 21 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है, 21 जून को ही मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को तो महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 8 मार्च को क्या होता है, महिला दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए, तो 4 का हो जाएगा आपका, 2 वाला सही हो जाएगा। आज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते, 5 आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया आपसे, पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। यानी कि जो पानी में भारीपन होता है वो किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, और जो इसमें होता है कैल्शियम Ca2+ एवं मैग्नीशियम Mg2+ के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, कि क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण, यानी कि CaCl2 और इसके अलावा MgCl2। तो ये तो हो गए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, इसके अलावा सल्फेट CaSO4, और एक आपका हो जाएगा MgSO4। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण क्या होता है, तो भाई जल में भारीपन होता है, जिसको कठोरता बोलते हैं। तो जल की 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। जो भाई अस्थाई कठोरता होती है उसको गर्म करने पर नहीं दूर किया जा सकता है, जबकि अस्थाई कठोरता को गर्म करके दूर किया जा सकता है। तो 5 का हो जाएगा आपका, 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते, आपसे पूछा गया है, जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम प्रति लीटर कितना होना चाहिए। यानी कि जो जल में जीव जीवित रहते हैं, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन कितना % घुला रहना चाहिए प्रति लीटर में, कि भाई वो जीव जीवित रह सकें। तो लगभग 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, जिससे जलीय क्या रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो 6 का आपका हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा गया, ध्यान देना, विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। ठीक है, पूछा गया आपसे विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे बात करते हैं, वैसे तो या तो डीएनए होगा, ठीक है, या तो आरएनए होगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका सही हो जाएगा, डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, क्या हो जाएगा, डीएनए या फिर आरएनए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए 7 का ए वाला। आज के 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया, ध्यान देना, मनुष्यों में मरकरी के विषाक्त होने से कौन सा रोग होता है। मनुष्यों में मरकरी के विषाक्त होने से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग होता है। कौन सा होता है, मिनीमाटा रोग। इटाई इटाई की बात करें तो कैडमियम की अधिकता से क्या हो जाता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है। किसकी अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से। ठीक है, और मिनीमाटा रोग तो भाई मरकरी के विषाक्त होने के कारण होता है। तो 8 का हो जाएगा आपका, तीसरा वाला सही हो जाएगा। आज के 9वें क्वेश्चन की बात करते, आपसे पूछा गया है, टैमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। टैमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है। तो भाई ये बर्ड फ्लू के लिए, किसके लिए है, बर्ड फ्लू के लिए। अगर हम लोग ध्यान देना, एक चीज है स्वाइन फ्लू और एक है बर्ड फ्लू। अगर बर्ड फ्लू की बात करते, इसके लिए जो वायरस होता है प्रमुख रूप से H5N1 होता है। ठीक है, जबकि स्वाइन फ्लू के लिए कितना होता है, तो H1N1 होता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 जिम्मेदार होता है, जबकि बर्ड फ्लू के लिए क्या जिम्मेदार होता है, H5N1 जिम्मेदार होता है। तो 9 का आपका हो जाएगा क्या, ए वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें एड्स, तो एड्स परीक्षण के लिए आपने सुना होगा एलिसा परीक्षण कराया जाता है, और 1 दिसंबर को ही विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, चलिए 9 का आपका हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होगी। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है 200 मेगावाट है इसकी सामर्थ्य। सामर्थ्य कितनी है, 200 मेगावाट। और प्रतिदिन पूछा है, तो एक दिन में कितना होता है, तो 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 24 दूना हो जाएगा 48। ठीक है, 24 दूना 4800 मेगावाट घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
4800 मेगावाट घंटा। ठीक है, तो 10 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? 5% जल वाले यानी कि ध्यान देना, अगर 100 लीटर जो है टोटल बिलियन है, 100 लीटर बिलियन है, तो ध्यान देना इसमें क्या है, 5 लीटर क्या है, जल है। ठीक है, ध्यान देना अगर टोटल जो है 100 लीटर बिलियन है तो उसमें केवल 5 लीटर जल है और 95 लीटर क्या है, एल्कोहल है, एथेनॉल है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये कैसा होगा, परिशोधित स्पिरिट होता है। ठीक है, 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि टोटल 100 लीटर है, कितना है, 100 लीटर, तो इसमें केवल कितना परसेंट पानी है, तो 5% पानी है, जबकि 95% क्या है, तो भाई एथेनॉल है। 95% क्या है, एथेनॉल है। तो ये कैसा होता है, परिशोधित स्पिरिट होता है। तो 11 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। आपसे 12 पूछा गया, ध्यान देना, सूक्ष्म संधारित्र की महत्वपूर्ण यूनिट क्या है? तो पहला दिया ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी होता है रजिस्टरों का व्यवहार व्यू, ये भी होता है नियंत्रण यूनिट, ये भी, यानी कि ये सभी आपका सही हो जाएगा। सूक्ष्म संधारित्र यानी कि जो स्मॉल कैपेसिटर होता है, इसकी महत्वपूर्ण यूनिट ये तीनों होता है। तो 12 का आपका हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 आपसे पूछा गया, रेडियो धर्मिता की परिघटना की खोज की थी, किसने की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मैडम क्यूरी ने, जे थॉमसन ने, रोएंटजन ने, बैकुरेल ने। भाई अगर मैडम क्यूरी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम की खोज किया। जे थॉमसन की बात करते हैं तो भाई मैडम क्यूरी ने क्या किया, रेडियम की खोज किया। किसकी किया, रेडियम की। जे थॉमसन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किया। रोएंटजन की बात करें, इन्होंने एक्स किरणों की खोज किया। जबकि बैकुरेल ने क्या किया, तो याद रखिएगा रेडियो धर्मिता की खोज किया। किसकी, रेडियो धर्मिता की। तो 13 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल लगेगा? भाई उत्प्लवन बल क्या होता है, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक टप है, ठीक है, और टप में क्या भरा है, पानी भरा है। अब इसके ऊपर अगर आप कोई वस्तु रखते हो, ठीक है, कोई क्या रखते हो, कोई वस्तु मान लीजिए आपने रखा है। जब भी आप पानी के ऊपर कोई वस्तु रखेंगे तो नीचे से उस पर एक बल लगता है, जिसके कारण वह धीरे धीरे डूबता है। तो यही जो बल होता है इसी को क्या बोलते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं। यानी कि जब भी कोई वस्तु पानी के ऊपर रखी जाती है तो पानी नीचे की तरफ से जो दबाव डालती है उस पर, उसको क्या कहते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं। और वो जो बल होगा वो लकड़ी के भार के क्या होता है, बराबर होता है। 14 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 15 की बात करते हैं। 15 में आपसे पूछा गया, ध्यान देना, हरितगृह प्रभाव के लिए, हरितगृह प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसके लिए अगर बात करते हैं तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, इसी को क्या कहा जाता है, हरितगृह प्रभाव के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस होता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। 15 का ए वाला आप याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या 16, आज के 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? यानी कि जो डी ब्लॉक में तत्व हैं उनको क्या बोलते हैं, देखो एफ ब्लॉक के तत्व, उनको आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया, SPDF। ठीक है, एस वाले को क्या बोलते हैं, क्षार धातु और क्षारी मृदा धातु, यस ब्लॉक में। ठीक है, और जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, और यफ वाला आंतरिक संक्रमण। और ध्यान देना, जैसे संक्रमण तत्व में कौन कौन से आएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, और भाई यहाँ पे अगर यह बला की बात करें, आंतरिक संक्रमण तत्व इनको कहते हैं। तो इनकी जो संख्या वो टोटल कितना है, 28 है। ठीक है, तो भाई 16 का 2 वाला याद रखिए। चलिए
आज के 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया गया है, छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई मध्य में वर्तुल छिद्र यानी कि गहरी छिद्र वाली जो धातु की प्लेट है, अगर इसको गर्म किया जाएगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो 17 का आपका कौन सा होगा, ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है वायु में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है, यानी कि ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भाई अगर ध्वनि की बात करते हैं तो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगर आर्द्रता कम ज़्यादा कर दिया जाए तो भी ध्वनि प्रभावित होती है। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर भी 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। आयतन से भी परिवर्तन पड़ता है, जबकि दाब का ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई 18 का आपका हो जाएगा ए। दाब ज़्यादा हो या कम हो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और भाई वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। आज के प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। आपसे भाई पूछा गया है एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है, वह किस रोग से ग्रस्त है। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं तो भाई इसमें निकट की वस्तु साफ दिखती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है कि भाई कभी कभी देखो क्या होता है, अवस्था बढ़ने के कारण वृद्धावस्था में जो मानव का लेंस है वो दुधिया हो जाता है, ठीक है, और धुंधला दिखता है, जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है, जिसे वस्तुएं धुंधला धुंधला नजर आती है, तो इसके इलाज के लिए क्या होता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कह रहा, देखना एक चीज याद रखिएगा आप, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यदि किसी व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से दूर साफ नजर आता है लेकिन पास वाला साफ नहीं तो दूर दृष्टि दोष है। अगर भाई निकट वाला साफ नजर आता दूर वाला नहीं तो क्या होगा, तो भाई आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो भाई कह रहा है कि 10 मीटर दूर साफ नहीं देख पाता है, यानी कि भैया वो 25 सेंटीमीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ध्यान देना जो दोष होगा वही साफ दिखाई देगा। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखना। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का ही साफ नहीं दिखेगा, सॉरी निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ दिखेगा, दूर का नहीं। ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर का साफ दिखेगा, पास का नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका आंसर होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष। याद रखना दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग करेंगे, और निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अवतल लेंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20 आपसे पूछा गया, ध्यान देना। आपसे 20वां पूछा गया है कि सबसे बाह्य कोश से सबसे अंतः कोश की ओर जाने पर ऊर्जा कोश क्या होता है। जैसे देखना ये परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निचली वाली कक्षा में आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कोश की जो ऊर्जा होती है वो घटने लगती है। कोश की ऊर्जा क्या होती है, घटने लगती है। तो 20 का आपका हो जाएगा, दो वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या है। प्रति अम्ल का मतलब जो अम्ल को नष्ट कर देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या इसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसी का प्रयोग किया जाता पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। किसका प्रयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग, जिसको हम लोग सामान्यतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 21 का आपका हो जाएगा 3 वाला। चलिए प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया, ध्यान देना,
खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ क्या है? भाई अगर बात करते हैं खाद्य प्रयुक्त, एसिटिक अम्ल का प्रयोग देखिए सिरके में किया जाता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल ये तो आपका इमली में पाया जाता है। यहाँ पे जो आपका सही होगा 4 वाला, बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का जो सोडियम लवण है इसका प्रयोग खाद्य परिरक्षक यानी कि जो मिठाइयाँ हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उसको सेफ करने के लिए, बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखिए आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं ऊपर सघन माध्यम है, क्या है, ऊपर सघन है और नीचे मान लीजिए क्या है, विरल है। सघन का मतलब देखिए जैसे कांच है, कांच आपका सघन होगा, कांच और वायु ले लीजिए तो कांच सघन होगा, वायु क्या होगा, विरल होगा। अगर आप वायु और जल लेते हो तो जल सघन होगा, वायु क्या होगा, विरल होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त क्या है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, सघन से विरल, और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, कांच से जल होगा। क्या होगा, कांच से जल, क्योंकि कांच क्या है, सघन है, और जल क्या है, विरल है, ठीक है। और ऑप्शन में दिया परंतु उल्टा दिया है, तो 23 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं, आपसे पूछा गया, ध्यान देना। टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा सल्मोनेला टाइफी द्वारा। किसके द्वारा, सल्मोनेला टाइफी द्वारा ये पैदा किया जाता है। 24 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 25। भाई 25 में आपसे पूछा गया है सिल्वर फिश, ठीक है, किस संघ का सदस्य? देखना इसका नाम सिल्वर फिश है परंतु ये फिश नहीं होता है, ठीक है, एक समुद्री जीव है, नाम केवल फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। तो सिल्वर फिश किस संघ का सदस्य है? तो याद रखिएगा ये आर्थ्रोपोडा संघ का है। आर्थ्रोपोडा में जैसे क्या होता है, उनके शरीर से पैर जो है जुड़े होते हैं और पैर या हाथ को उखाड़ने पर आराम से उखड़ जाते हैं। जैसे विक्षु हो गया, मकड़ी हो गया, केकड़ा हो गया, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। घोंगा की बात करें, घोंगा किस में आता है, मोलस्का में। एनीलिडा में क्या आता है, जैसे केचुआ हो गया, एनीलिडा में ही आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 25 का आपका कौन सा हो जाएगा, 3 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। यदि आप PDF चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ टेलीग्राम से सभी वीडियो का PDF आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।